तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सदगुरु कबीर साहब और अम्बेडकर साहब को बाबा साहेब बनाने वाले उस दंपति को मैं नमन करता हूँ। ज्योतिबा फूले और उनकी जो पत्नी, इनके उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग इस सभागार में, इस प्रांगण में बैठे हैं, उनको सावित्रीबाई फूले जी को मैं नमन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। एक बात और, बार बार बोला जाना, बहुत कम बार बोला गया है। आज 1 जनवरी है, जैसा रामपाल भैया जी ने बताया कि आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी विशेष दिन है बहुजन समाज के लिए, खासकर दलितों के शौर्य के का आज दिन है। आज दिन है शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस का दिन है, जहां पर गर्व की बात यह है जहां पर 500 सैनिकों ने 18,000 ब्राह्मण के सैनिकों को काट डाला था, मारा था। आज के दिन के लिए इसलिए याद किया जाता है शौर्य दिवस। ये सामने रखा हुआ समय पर ध्यान दें सर, मैं बोलेंगे। चलिए देखिए, सावित्रीबाई फूले को आप लोग किस नजर से देखते हैं, एक पहली शिक्षिका की नजर से आप देख सकते हैं। वाकई उन्होंने वो कार्य किए हैं कि पहली शिक्षिका थी, लेकिन मेरी नजर में वो पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करी थी। पहली ऐसी महिला थी। हम ब्राह्मणवाद के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी? 17 साल की उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला विद्यालय खोला। बहुत लांछन लगे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, घर से निकाल दिया उनके माँ बाप ने, ब्राह्मणों के कहने पे किए, अछूतों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये वो अनिष्ट कार्य कर रहे हैं जो हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में लिखा ही नहीं। इसके बाद भी, जैसा पहले के वक्ताओं ने बताया कि उनपे कीचड़ फेंका जाता था, कीचड़ शब्द छोटा होगा, उनपे मल भी फेंका जाता था, जिनको वो 2 साड़ियां लेके जाती थी, एक पहनती थी, जब बदबू करने लगती थी तो वहां को उतार के रख देती थी, इसके बाद दूसरी साड़ी पहन के फिर वो शिक्षा देती थी। मात्र 17 साल की उम्र का त्याग देखिए उसने। लेकिन माफी चाहूंगा, आयोग कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और कबीर जन संदेश मैं देखता हूं कि इस कड़ी में, बहुजन समाज के उत्थान की कड़ी में, बहुजन महापुरुषों को परिचय कराने की कड़ी में जिस तरीके का कार्य लगातार प्रतिवर्ष कम से कम 5 से 6 नहीं 10 कार्यक्रम आप लोग लगभग साल भर में कर देते हैं, छोटे बड़े मिला के सब करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मैं टोकना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि जब आज सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, प्रथम महिला शिक्षिका का जन्मदिन है, दलितों की प्रथम क्रांतिकारी महिला का जन्मदिन है, ये मंच महिलाओं से भरा होना चाहिए, पुरुषों से नहीं। यहाँ पर सभी महिलाएं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुख्य वक्ता भी महिला होना चाहिए, मुख्य अतिथि भी महिला होनी चाहिए, विशिष्ट अतिथि भी महिला होनी चाहिए। ये पुरुषों का मंच नहीं होना चाहिए, तभी हमारे समाज की महिलाएं बाहर आएंगी। तो आप पुरुषों के नेता, हमारे पास महिलाओं के नेता है क्या? आप खुद देखिए, अपने आसपास देख लीजिए, क्या महिलाओं के नेता है? नहीं है। हमें नेता बनाने हैं, हमें वक्ता बनाने हैं, हमें समाज सेविका बनानी है, हमें ये मंच देना है उनको। इसलिए हमें ये प्रण करना होगा कि जब अगली बार 1 जनवरी या 3 जनवरी 2024 को जब भी हमारा ये प्रोग्राम हो, ये मंच महिलाओं से हो और उनमें जो वक्ता हो, नेता हो, आपके प्रवक्ता हो, जितने भी बुद्धिजीवी हो, वो हमारी महिलाएं हो। इसके लिए मैं कमेटी को माफी चाहता हूं, मैंने चीज बोली, अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं। धन्यवाद। दूसरा, आज के दौर में देखते हैं जो अलग उन्होंने जगाई शिक्षा, तो पाखंड में तो बहुत बात हुई, जो शिक्षा की बात जगाई। आज का दौर मालूम है कौन सा दौर चल रहा है? मोशा काल चल रहा है। आपको बार बार टीवी, अखबारों, विज्ञापनों में बताया जाता होगा कि अमृत काल चल रहा है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये आजादी का अमृत वर्ष चल रहा है।
लेकिन ये मोशा काल चल रहा है। समझ में आया मोशा काल क्या है? मोदी और शाह काल चल रहा है। बिल्कुल, हम दो, हमारे दो का भी काल चल रहा है, अडानी अंबानी का भी काल चल रहा है, लेकिन मेन है कि हमारा मोशा काल चल रहा है। मोशा काल आया कैसे? अभी भैया ने बोला कि राजनीति में प्रवेश करना है, बिल्कुल करना है। अफवान भैया ने बोला राजनीति हमारे दिमाग में डाली गई है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें राजनीति ही करनी है। राजनीति करके ही मोशा काल आया है, मतलब मोदी और शाह का काल आया है। इस काल में मालूम है क्या कर दिया गया है? इस काल में कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति लाई जा रही है। अभी नई शिक्षा नीति कहा तो बहुत जा रहा है कि देश के विकास में सर्वोपरि हो, देश का विकास किसी से हो सकता है। जिस तरीके से बोला जाता है कि नहीं, इस देश का विकास केवल एक ही आदमी कर सकता है, महापुरुष कर सकता है। वो कौन है? जिसने आपको 5-5 किलो अनाज दिया। अनाज से आपका विकास किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति लाई जा रही है। और आपको जितने संविधान के माध्यम से जितने भी अधिकार दिए गए खत्म किए जा रहे हैं, सारे के सारे खत्म किए जा रहे हैं। इस देश का विभाग बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का विभाग बता रहा हूं। क्या आप सभी संस्कृत बोलते हैं? क्या किसी की भाषा संस्कृत है? हमें नहीं। बचपन से हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी। बचपन से तो हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत तो कोई नहीं बोलता। भाषा बनाई जा रही है, मतलब इतना ज्यादा उसको बढ़ाया जा रहा है कि अब व्यापार संस्कृत से होगा। कौन करेगा भाई व्यापार संस्कृत से? कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा ना। संस्कृत को देवों की भाषा बोली जाती है। और धरती के देव कौन? कौन है धरती का देव? जिसको देवता धरती का ब्राह्मण बोला जाता है, धरती का देवता बोला जाता है। कौन है? ब्राह्मण। जो हमारे पूर्वजों को भी यहाँ से मंत्रों के माध्यम से सीधे कनेक्टेड है ना। दूसरे संतों में कह रहे तो भगवान का दलाल। गलत शब्द तो नहीं कहा, जिसको लग रहा हो बुरा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी भाषा को बढ़ाया जा रहा है। 365 करोड़, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी दिमाग फिसल सकता है। 365 करोड़ रुपए खर्च करके संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ लेगा तो कलेक्टर नहीं बन जाएगा, बाबू बनेगा, सरकारी नौकरियों में जाएगा। संस्कृत में 30 रुपए खर्चा करने जा रहे हैं कि जब संस्कृत पढ़ेगा तो दलित चरणों में गिरेगा। बहुजन का जितना समाज है चरणों में गिरेगा, उसकी पूजा करेगा, तो हम ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, सोचना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत एक और डेटा देता हूं आपको। आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए, बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे, और ना ही मैंने तो ज्यादा अच्छा, मुझे ये सब फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक डेटा आपको देता हूं, आप सोचिए सरकारें क्या कर रही है आपके साथ। ये मोशा काल में क्या हो गया, ये योगी काल में क्या होना, मैं बताता हूँ। क्या नए स्कूल खुले? आपके ग्रामीणों में कोई नया स्कूल खुला? नई वैकेंसियों में पहले मिल जाता था। 2009 से लेकर 2017 तक बहुत वैकेंसी आई, बहुत लोग नौकरी में लगे। पहले मिल जाता था कि कोई मास्टर बन गया, कोई पुलिस में हो गया, कोई क्लर्क बन गया, लेकिन इस बीच में बना बहुत रेयर है जो कोई बना। लेकिन राम मंदिर तो बन रहा है ना, बन रहा है ना आप लोगों के राम मंदिर? किसके लिए? आप लोगों के बन रहा है, आपका है, जिनका भी है। लेकिन उस राम मंदिर के रास्ते में 350 करोड़ खत्म किए जा रहे हैं। आपकी शिक्षा का हक छीन के वो पैसा वहां पर लगाया जा रहा है। विश्वास हो रहा है आपको? ये सब है क्या? ये 5 किलो अनाज की देन, ये 5 किलो अनाज की देन है जो वहां पर आपको बरगला के, पहला के, फुसला के आपसे वोट खरीदा जा रहा है। जिसके बाद खत्म कहां किया जा रहा है? आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में खत्म किया जा रहा है। माता सावित्रीबाई फुले से एक चीज में बहुत सीखता हूं, समझता भी हूं। अगर उनकी कास्ट पे चले जाए, जात पे चले जाए, कितनी खूबसूरत जात है, माली जात। अच्छा, माली दलित होती है क्या? दलित होती है?
माली तो दलित नहीं होती है ना। अगर आप किसी सैनिक समाज के आदमी से पूछ लें कि तुम दलित हो, तो अकड़ के खड़ा हो जाएगा मेरे सामने, कहेगा मैं दलित नहीं हूँ, मैं माली हूँ। दलित कौन है? कोली, चमार, धोबी, दारू, भंगी, कटेरिया, यही तो दलित है उनकी नजरों में। लेकिन उसी सैनिक समाज में कहना चाहता हूँ कि जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, अगर आप कभी भी सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी लेना चाहे तो ब्राह्मण पत्रकार उनको दलित लिखता है कि माता सावित्रीबाई फुले दलित परिवार में पैदा हुए। अगर जो पढ़े होंगे तो लोगों को पता होगा कि लिखते हैं दलित लिखते हैं। फिर बाद में अगर बात की जाती है आप दलित क्यों लिखते हो, तो कहते ज्योतिबा फुले साहब ने हमें दलित ही अपने आप को कहते थे। ये बात सही है कि ज्योतिबा फुले जी ने कभी भी अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की श्रेणी में नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को शूद्र की श्रेणी में रखा, तब वो अपने आप को दलित थे। दलित शब्द का सबसे बड़ा विमर्श जो खड़ा किया वो ज्योतिबा फुले साहब ने खड़ा किया। अग्रदूत बन क्या है दलित शब्द के लिए। तो मैं एक चीज और कह रहा हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि दलित शब्द हमारे नीचता का प्रतीक है, या भूल जाइए, दलित शब्द हमारे सम्मान का, हमारे अपमान का, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। अभी हम आपसे बोले हम अनुसूचित जात के हैं, खून में मतलब करंट नहीं आ रहा ना, वही बोले नहीं। अगर बोल देते हम कोरी जात के, थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार कोरियों के बीच में स्वाभिमान बचा है। चमार बोलेंगे तब भी वो मजा नहीं आता। लेकिन जैसे ही बोले दलित है और कहा सामने वाला ब्राह्मण है तो अटैक होता है, दिमाग में सीधे अटैक होता है कि दलित है, हम सीधे अटैक होता है और लड़ने की क्षमता आती है। जब तक आप पूरी चमार, धोबी, धालू बने रहोगे लड़ने की क्षमता नहीं आती। लेकिन दलित शब्द हमारी अस्मिता का प्रतीक है। मैं कई बार लिखता हूँ और लोग कहते हैं कि आप दलित मत लिखा, तो दलित मत लिखा, लेकिन दलित लिखना जरूरी है। दलित से करंट आता है, इस बात को आप समझ लीजिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, दलित से करंट आता है कि नहीं आता है। दूसरा, महिलाओं से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि महिलाएं, जैसे बोला गया है कि लोग घर बनाती हैं शिक्षा के रूप में, लेकिन वाकई अंधविश्वास की जो कड़ी आप लोगों ने पहन रखी है उसको उतारना, उसको बिल्कुल उतारना। सावित्रीबाई फुले को अगर आप मानती हैं और इस चित्र को देखिए, इस चित्र में वो महिला का सम्मान दिखेगा आपको, वो महिला का अनुमान दिखेगा, वो महिला का संघर्ष दिखेगा जिसने आपको बढ़ाने के लिए किया। महिलाओं को बढ़ाने के लिए इस महिला ने संघर्ष किया। महिलाओं को कोई नहीं पूछता था, शिक्षा के रूप में तो कोई पूछता ही नहीं था। केवल दलितों की शिक्षाओं के लिए नहीं किया उन्होंने, महिलाओं के काम नहीं किया उनने सवर्णों की महिलाओं के लिए भी काम किया। अगर आज सवर्णों की महिलाओं के सामने इनका नाम नहीं तो बड़े धिक्कार से नाम लेते हैं। लेकिन आज इस मंच से मैं कह रहा हूं कि जितना अगर शिक्षा के क्षेत्र में दलितों के लिए काम किया तो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने सवर्णों की महिलाओं के लिए काम किया। एक कुरीति थी वहां पे कि विधवा विवाह नहीं होता। उस दौर में कुरीति थी कि विधवा विवाह नहीं होता था। लेकिन कहते हुए शर्म आती है, वो विधवा जाति क्यों कहते। ये पुरुषवादी समाज उन विधवाओं को उन्हीं की देवर हो या कोई भी हो, कहते हुए शर्म आ रही है। लेकिन वो वर्ड नहीं बोलूंगा यहाँ पे, पता नहीं कब क्या हो जाए, अरे कोई केस हो जाए, पुलिस आ जाए, लेकिन डरना नहीं है। गिरफ्तारी हमारा स्वाभिमान। जिस दिन अगर गिरफ्तार हो गए कुछ कहते हुए तो क्या बात है, कोई बात नहीं, प्रसाद है, जीवन में आए तो गिरफ्तारी लेके जाएंगे, लड़के जाएंगे। अभी हमारे समाज के रविकांत जी थे, रविकांत चंदन जी, उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया केवल आशाराम बापू को लेके और कुछ और ब्राह्मणों को लेके उन्होंने बोल दिया बनारस के काशी विश्वनाथ की एक बहस में। तो आप सभी लोग जानते होंगे, खासकर जो सचेत लोग वो जानते होंगे, उनके ऊपर केस हो गया। उन्होंने कह दिया कि आशाराम वाली जो परंपरा है वो पीछे से चली जा रही है। मान लीजिए जैसे ही कुछ कहा था, वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका बताना जरूरी है। लेकिन कहा कैसे था, किताब को कोट करते हुए कहा था, इसके बाद भी उसमें केस हो जाते हैं। तो हम लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किताब कोट करके बोलिए तो केस हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है और अपने हक के लिए लड़ना भी जरूरी है।
एक और छोटा सा डेटा बताओ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं पत्रकार हूं, अच्छे से सभी लोग जानते हैं। हम लोगों को 5 किलो के अनाज को उठा के रखा गया है, लेकिन मैं बीएसपी का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, बीएसपी की सरकार का, बहुजन समाजवादी पार्टी से। मैं आप सुनिएगा, आपसी पार्टी से जवाब करती है, हालांकि जब आप कुछ गलत करें तो क्रिटिसाइज करते सबसे पहले वही। मायावती जी को भी सबसे आपका जानते हुए क्रिटिसाइज करता रहता है, किसी का मतलब भक्त नहीं। अभी किसी ने कहा था नहीं कि चलते उनके पद चिन्हों पे चलो, लोग पूजो नहीं, लेकिन पूजेंगे नहीं तो सम्मान कैसे मिलेगा? पूजेंगे नहीं तो सम्मान कैसे मिलेगा? हाथ नहीं पहनाओगे तो क्या होगा? कम से उन पे पहना लो, लेकिन हाँ जो भी जिंदा उन पे तो ना पहनाओ। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी शुरू करी है आपने। किसी ये लगा देते हैं, माला नहीं पहनाते हैं, जैसे ही पहन लो मरा हुआ लगता है। अच्छा शादी हो चुकी, उसमें जयमाल हुआ था, तो वो दिन याद आ जाता, लगता है घर वाला दिन। ये हल्का करने के लिए आपको बोला मैंने। बसपा सरकार ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले शब्द का यूज किया था, याद लिख लीजिएगा अगर याद करना है। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले शब्द का यूज किया था जब 2000 उसी के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वो दौर था जब महिलाएं आगे नहीं आ रही शिक्षा के पढ़ती थी, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए फर्स्ट ईयर की एक साइकिल दी थी और 15,000 रुपए दिए थे। अगर उस दौर के लोग हैं तो याद होंगे। इंटर में 10,000 रुपए दिए गए थे। सबसे पहले वो दौर था जब दलितों के स्वर्णिम दौर कह सकते हैं, दलितों के उत्थान का दौर था। लेकिन खैर अब बैठे भी उस दौर से भटक चुकी है, अब मायावती अब माया देवी हो गई है, तो इस वजह से सब चीजें नहीं हो पा रही। तो एक चीज और, आप लोगों के बीच जब भी इस तरह का समारोह हुआ करे तो इसमें आया जरूर। आने से क्या होता है कि अगर आप बोल नहीं सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपनी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो कुर्सियां खाली रहती है ना, तो जो बोल गिरा होता है और जो आयोजक मंडल होता है उसके दिल में बहुत दर्द होता है। अभी आधी खाली है तो उनका आधा आत्मविश्वास टूट चुका है। अगली बार करेंगे तो 25% बचेंगी तो और टूट जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, खुद ही कहने लगे कोई आता ही नहीं तो किसके लिए करें? गलत तो नहीं कह रहे, तो दर्शाना होता है आपको। तो हमें न्यूज, जैसे मैं पत्रकार हूं, मैं आपको बताऊं कि न्यूज कैसे बनती है, तो मैं इसी भीड़ को एग्जाम्पल देके आपकी भीड़ की बताता हूं कैसे दिखाया जाता है। अभी आपने आफ्ताब वाला केस तो सुना ही होगा बहुत, जिसने अपने वाइफ के टुकड़े टुकड़े किए थे, सुने थे ना? आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक में लगातार आपको दिखाया गया होगा कि मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के की काट के हत्या की। तो आपको क्या दिखाने की कोशिश की गई? आपको हत्या दिखाने की कोशिश नहीं की गई, ना आपको लड़की के टुकड़े दिखाने की कोशिश किए गए। आपको दिखाने की ये कोशिश की गई बार बार कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के को काटा। ये पत्रकारिता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं आपने दिमाग में डाल लिया होगा कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को काटा, और जिसकी भी लड़कियां होगी उसने दिमाग में सोच किया होगा कि मैं आगे भविष्य में सजग रहूंगा और मैं कभी भी किसी भी लड़की को देखता रहूं कि मुसलमान के दोस्त भी ना बने, उसके मोबाइल में उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ना। सोचा नहीं सोचा? ईमानदारी से बताइए, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपने खुद सोच लिया होगा कि मुसलमान के बदल में घर देखिए ना, क्यों हो सकता है कल कुछ हो जाए इस तरह की बात। ये मीडिया है। लेकिन आपको क्या बताया गया कि अलीगढ़ में अभी एक आराधना नाम की लड़की थी, उसको उसके पति ने मारा। वो पति कौन? हिंदू। वो पति भी हिंदू था। इसके बाद वो पति भी हिंदू था। इसके बाद फिर एक लोग आए दिल्ली के अंदर में, मां बेटे ने मिलकर अपने बाप का कत्ल किया, वो भी हिंदू था। अभी राजस्थान में एक खून हुआ है जिसमें औरत को काटा गया है, लड़के ने काटा, वो भी हिंदू था। लेकिन ये क्या आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया, फेसबुक में आया? नहीं आया ना, ये नहीं आया। ये न्यूज होता है।
जो चीज दिमाग में उनको डालनी थी कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना था, वो आप उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया, ये न्यूज बनाई। तो वही इसी तरीके की न्यूज जब ये पूरा हॉल भरा होगा तो मैं बताऊंगा जाके, हाँ ये बता रहा हूं, पत्रकारिता का मतलब पहले सच होता था, अब झूठ होता है 90%। पत्रकारिता का मतलब इसमें 90% झूठ। जब वो करेंगे तो हम भी करेंगे। वो मोदी की कुर्सियां खाली रहती तो दिखाते क्या है, पूरी भरी रैली, कुर्सी की तरफ करेंगे नहीं, कभी मोदी की तरफ भी करे रहेंगे, लेकिन बताते रहेंगे हजारों लाखों की भीड़ आई। तो कम से कम 2-3 प्रोग्राम तो ऐसे कर लो जिसमें कुर्सियां भरी, तो हम दिखा तो दे कि सावित्रीबाई फुले के बर्थडे पे हम गए थे, जन्म दिवस के अवसर पर हम गए थे, वहां सैकड़ों में लोग आए हुए थे, जितने अंदर तो कुर्सियां भरी थी, बाहर 500 खड़े थे। क्या कर सकते हैं? तो अंदर तो भर लो कम से कम, बाहर का तो भरा ही देंगे किसी न किसी तरीके से। तो ये अवेयरनेस का काम करेगा उस समय। जब आप न्यूज पढ़ेंगे कि नहीं 1000 लोग आए थे इस छोटे से प्रांगण में, तो देखिए समय की पर्ची आएगी, ये मेरे पास समय पर ध्यान दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और आयोजक मंडल को भी मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत साधुवाद आपको, आप इसी तरह से कार्यक्रम करते रहिए, हम सब ऐसे सहयोग करते रहेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।